हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा सेशन है वो भारत की स्थलीय और जलीय सीमा से संबंधित है। आज हम लोग जानेंगे कि भारत के कितने राज्य और कौन कौन से राज्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय क्षेत्रों में मौजूद हैं। वे कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तटीय सेक्शन में मौजूद है। और वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर मौजूद है। वो सारे फैक्ट्स, फिर तटीय क्षेत्रों के बारे में जो नामकरण को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, मैं उन्हें भी आज दूर करूंगा। और गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक जो विभिन्न तट मौजूद है और उनके जो विभिन्न नाम है उसकी चर्चा होगी। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट आप ये ध्यान रखें कि आज का जो सेशन है पूरा वो पूरी तरह भारत के मानचित्र पर आधारित है। एक बात मैं गाइस कहना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो चैनल ओपन करते हैं और वो सीधा फैक्ट्स देखना चाहते हैं। बट आप ध्यान रखें, ये जो चैनल है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सबसे पहले आपको करवाती है। आपका आधारभूत जो चीज़ें हैं वो आपका स्ट्रांग हो, फिर फैक्ट्स तो भरपूर यहाँ मिलने वाला है। बट पहले थोड़ा पेशेंस रखकर आप पूरे वीडियोज़ को देखें, चीज़ों को आत्मसात करें, फिर आप देखें पढ़ने का कितना मज़ा आएगा और सारी चीज़ें कितनी आसानी से आप समझते चले जाएंगे। मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा, तो आप ध्यान रखें भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है वो यहाँ से आरंभ होकर आती है यहाँ तक। अब जो देश है जिनके साथ हमारे देश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच करती है, पहले आप उन्हें देख लें, वो जो कंट्री है, तो उसके पश्चात आप समझ सकेंगे, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये तो मालूम ही है ये हमारा देश, ठीक है। ये नेपाल, ये हमारा पड़ोसी चीन, ये भूटान, ये बांग्लादेश, ठीक है, ये म्यांमार। ये हमारे जो 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनकी सीमा भारत से मिलती है, या हम कह सकते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। अब यहाँ पर जो राज्य मौजूद है उसकी ओर देखें और उन राज्यों के मध्य जो हमारा स्थलीय सीमा मौजूद है, आप ध्यान दें यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर पाकिस्तान मौजूद है, यहाँ पर अफगानिस्तान की छोटी सी सीमा लगती है, फिर ये जम्मू कश्मीर, अब तो मालूम है जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब यहाँ पर चीन और इसके पश्चात नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इन 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। जो फैक्ट्स है उसे मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ, ठीक है। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। देखिए ये हमारी स्थलीय सीमा है जो यहाँ गुजरात के क्षेत्र से आरंभ होकर पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र तक मौजूद है। ये जो 15,200 किलोमीटर लंबी हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है, इनमें जो राष्ट्र हैं और उन राष्ट्रों के साथ जो भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, ये अक्सर प्रश्न आए हुए हैं। तो वर्तमान में
अगर आप देखें तो भारत के 16 राज्य, ध्यान देंगे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आपको मालूम है कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बने 31 अक्टूबर 2019 को, तो यहाँ पर की स्थिति को आप ध्यानपूर्वक देखें तो हमने लगभग इस सेक्शन को, ये जो गया है ये लद्दाख का इलाका है, ठीक है, और ये जम्मू एंड कश्मीर का इलाका। थोड़ी सा मैप पे आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का जो भूभाग है उसमें कुछ डिस्प्यूटेड, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है। उसकी चर्चा होगी आगे चलकर। यहाँ हम लोग आज इस सेशन में सिर्फ ये देखने वाले हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कौन कौन से राष्ट्र हैं, किस देश के साथ कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ मौजूद हैं। फिर इसके पश्चात हम लोग तटीय सेक्शन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दें, एक पॉलिटिकल मैप आप अपने सम्मुख रखें। यहाँ पर आप देखें जैसे जैसे यहाँ पे राज्य मौजूद है तो नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान यहाँ पर है, नंबर 3 की बात करूँ तो यहाँ पर पंजाब है। अब ध्यान देना ये 3 एक सीक्वेंस में है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर बता चुका हूं कि 2 सेक्शन में बढ़ चुका है, वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो आप ध्यान रखें कि पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश सीमा निर्धारित करते हैं। अब ध्यान रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो यहीं तक है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण रेखा है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, वो ध्यान रहे LOC है। इस संबंध में पूरा एक सेशन जो पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ और वर्तमान में चीन के साथ जो हालात हैं और बांग्लादेश के साथ जो सीमा संबंधी मुद्दे रहे थे अब सुलझ चुके हैं, उन सारी बातों को मैं डिटेल्स बताऊंगा। उसका एक पूरा सेशन ही होगा। यहाँ आज हम लोग सिर्फ ये देखें कि कौन सा राज्य किस देश के लिए सीमा का निर्धारण करते हैं। अब हम लोग आगे चले चीन के साथ। ध्यान रखें पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। अब चीन की बात मैं करूं, चीन पे आप ध्यान दें तो अब ये लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। इसके पश्चात देखो तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये 3, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, यहाँ पर उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, वेस्ट बंगाल यहाँ पर मौजूद है 8, सिक्किम यहाँ पर है 9, फिर यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ असम है 10, अरुणाचल प्रदेश 11, फिर यहाँ पर आप आए नागालैंड 12, मणिपुर 13, मिजोरम 14, त्रिपुरा 15 और यहाँ मेघालय 16। ये टोटल 16 राज्य हैं और ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो ये क्रम से 1 से 16 तक ये राज्य हैं। आप क्रम से ध्यान रखिए, बिल्कुल आराम से समझते हुए। तो आप ये भी देखेंगे कि कौन से राज्य उसकी सीमा पर मौजूद हैं। चीन की मैं बात करूं तो चीन के साथ आप देख लेना सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी और वो है लद्दाख, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर का जो सेक्शन है वो चीन की सीमा से अब नहीं लगता है। अब चीन की सीमा से लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसकी सीमा लगती है। तो एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख हुआ। इसके पश्चात यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये 2 राज्य हुए। फिर आप यहाँ पर देखो सिक्किम मौजूद है और अरुणाचल प्रदेश मौजूद है। तो टोटल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। नेपाल के साथ मैं बात करूं तो नेपाल पे आप ध्यान देना, यहाँ पर उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार यहाँ पर मौजूद है 3, वेस्ट बंगाल 4 और यहाँ पर सिक्किम मौजूद है 5। भारत के ये 5 राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ जुड़ी हुई है। भूटान की मैं बात करूं तो भूटान, आप पहले मैप को अच्छी तरह से समझ लें। भूटान के साथ यहाँ पर एक सिक्किम है, सिक्किम के पश्चात वेस्ट बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4। भूटान के साथ
4 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। इसके पश्चात हम लोग म्यांमार की तरफ आए तो म्यांमार में हम लोग देखेंगे कि पहला अरुणाचल प्रदेश मौजूद है, फिर यहाँ पर नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम। नॉर्थ से साउथ की ओर हम लोग बढ़ें तो ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसके पश्चात यहाँ पर आप देखें बांग्लादेश के साथ, तो यहाँ पर एक मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और वेस्ट बंगाल, यानी यहाँ भी 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश की तरफ आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक राज्य है त्रिपुरा, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और एक ओर यह भारत के साथ जुड़ा हुआ है। यानी त्रिपुरा राज्य के 3 ओर अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है और एक ही देश की सीमा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने राज्य हो गए? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा निर्धारित करते हैं। और उन राज्यों में एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, चीन के साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य, नेपाल के साथ 5 राज्य, भूटान के साथ 4 राज्य, म्यांमार के साथ 4 राज्य और बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है और इस सीमा को लेकर विशेष रूप से 4 देशों के साथ भारत का जो विवाद, एक देश के साथ हमारा मामला सुलझ चुका है और वो देश है बांग्लादेश, बट 3 देश, एक हाल फिलहाल नेपाल ने एक नई समस्या क्रिएट की है, अपना नया मानचित्र दर्शाया और उसमें भारतीय भूभाग को, जिन भूभाग को दर्शाया है उनके बारे में, चीन के साथ जो हाल फिलहाल जो घटनाएं घटी हैं, गलवान घाटी, पैगोंग झील, इन इलाकों में लद्दाख के सेक्शन में जो चीन ने सरदर्द पैदा किया हुआ है उनके संबंध में, और पाकिस्तान के साथ जो सरक्रीक का मामला है, जम्मू कश्मीर का मामला है, जो सीमा संबंधी विवाद है, इस पर एक पूरा सेशन होगा। ठीक है ना, आज हम लोग सिर्फ इस टॉपिक पर चर्चा करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा और जलीय सीमा का क्षेत्र क्या है और कौन कौन से राज्य कहाँ पर हैं। अब हम लोग आते हैं तटीय सेक्शन की ओर। गाइस, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, एक प्रश्न जो स्थलीय सीमा से जुड़ी हुई है कि पहले ये कहा जाता था कि भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारित करती है, तो वो राज्य पहले ये हुआ करता था जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पहले। लेकिन अब जब वो 2 सेक्शन में बंट चुका है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो अब वो राज्य रहे नहीं। अब अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी सीमा किसी देश के साथ लगी हुई है, तो वो राज्य होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो सीमा है ना, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसके साथ लगी हुई है, जो 2500 किलोमीटर लंबाई में है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग आते हैं तटीय सेक्शन की ओर। जैसा आप रेड लाइन में आप ये देख रहे हैं, ये भारत का तटीय इलाका है। आप यहाँ पर ध्यान देना कि गुजरात की सीमा से ये कच्छ का इलाका है। थोड़ा भौगोलिक जानकारी गुजरात के संदर्भ में मैं दे दूं कि गुजरात का ये जो सेक्शन है, जो उत्तरी भाग आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख लो जरा सा, ये जो सेक्शन है गुजरात का, इसकी भौगोलिक बनावट को पहले आप समझ लेना। ठीक है, क्योंकि तटीय सेक्शन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये जो सेक्शन है ना, ये कच्छ कहलाता है गुजरात का। ये सेक्शन सौराष्ट्र का इलाका है। ठीक है, इसे कुछ लोग काठियावाड़ कहते हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप के नाम से भी ये सेक्शन जाना जाता है। जूनागढ़ भी यहीं पर है। इसके पश्चात बचा ये सेक्शन, तो ये है उत्तरी गुजरात, ये मध्य गुजरात और ये दक्षिणी गुजरात। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ये भौगोलिक स्थिति है गुजरात का। अब यहाँ पर आप देखें, गुजरात के कच्छ के इलाके से हमारा समुद्री सीमा शुरू होता है और ये यहाँ तक आकर पश्चिम बंगाल तक समाप्त होता है। सिर्फ यही हमारा समुद्र तटीय इलाका नहीं है। अब ध्यान दोगे कि यहाँ पर केरल के तट से कुछ ही दूर हमारा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप मौजूद है। ठीक है, ठीक है ना। और फिर हम लोग आए बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर मालूम है कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मौजूद है। ठीक है ना, अंडमान निकोबार। अब ध्यान देना,
गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये जो समुद्री तटीय इलाके हैं, तो सिर्फ यही भारत का समुद्र तटीय इलाका नहीं है, हमारा तटीय इलाका ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो संपूर्ण इलाके जो समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं, उसकी जो पूरी लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। अब इन फैक्ट्स को मैं बोर्ड पर लिखता चलता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। भारत का ये जो तट रेखा की लंबाई है, मैं इससे शुरू करता हूं। अब तट रेखा यानी भारत की तट रेखा की लंबाई, यहां मैं टोटल लंबाई की बात कर रहा हूं, जो यहां से लेकर यहां तक और ये भी शामिल है, तो ये टोटल है 7,516.6 किलोमीटर। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत के मुख्य स्थलखंड, तो भारत का मुख्य स्थलखंड गाइस यहां से लेके यहां तक ये हमारा मुख्य स्थलखंड है। तो सिर्फ अगर आपसे ये पूछा जाए भारत के मुख्य स्थल के तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो ध्यान रहे इस सेक्शन की लंबाई को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो ये करीब आ जाता है, अगर मुख्य स्थल की मैं बात करूं, मुख्य स्थल यानी भारत के मुख्य स्थल तट रेखा की लंबाई, ठीक है ना, 6,100 किलोमीटर है। ठीक है, ये सिर्फ हमारा जो मुख्य स्थलखंड है वो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, इसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत की कुल सीमा कितनी है, तो आप क्या करोगे? तो कुल सीमा जब बात आती है तो उसमें स्थलीय और जलीय दोनों सीमा शामिल है। तो भारत की जो कुल सीमा की मैं बात करूं तो इसमें सारा शामिल होगा, स्थल का भी और जो जलीय क्षेत्र है उसकी भी। तो जब अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत का कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल का मतलब स्थलीय और जलीय जिसमें दोनों शामिल हो, कुल सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी? हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 15,200, इसमें कितना जोड़ेंगे, 7,516.6, कितना निकल कर आ जाएगा, 22,716.6 किलोमीटर। अब ध्यान देना है कि ये जो लंबाई है भारत की कुल सीमा है, जिसमें स्थलीय और जलीय सीमा शामिल है। तो अब ये स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि भारत की कुल सीमा के अंदर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इन समस्त सीमाओं के अंदर की बात हो रही है कि कितना, तो हमारी सीमा सिर्फ यही नहीं है, ये है और ये है। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान से सुनिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ये मालूम होगा जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 सेक्शन में बांटकर 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उस वक्त कहा गया कि भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वो क्यों कह रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार करें, उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। पहले तटीय सेक्शन की मैं बात करता हूं, ध्यान देना। तो अब ये टोटल लंबाई कितनी हो गई, 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें स्थलीय और जलीय दोनों सीमा शामिल है। अब तटीय सेक्शन की मैं बात करूं तो कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के तटीय क्षेत्रों में मौजूद हैं। तो भाई ध्यान देना, यहाँ पर गुजरात है, आप मैप ही देखते चलना इंडिया का, यहाँ पर गुजरात है, इसके पश्चात यहाँ पर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा राज्य है वो है गोवा, फिर है कर्नाटका और यहाँ पर है केरल। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। फिर मैं इस डायरेक्शन से जाऊँ नीचे से ऊपर, तो यहाँ पर ये पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट है, ये तो मालूम है। तो ये पूर्वी तट में मैं नीचे से शुरू करता हूँ साउथवर्ड से, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। अब ध्यान देना, टोटल राज्यों की संख्या अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर 5 हैं पश्चिमी तट पर और 4 हैं पूर्वी तट पर। तो कुल राज्यों की संख्या हो गई 9,
जो तटीय सेक्शन में मौजूद हैं। क्रम से आप ध्यान रखें, क्योंकि जनरली अब ये तो सामान्य सी बात है कि कौन से तटीय राज्य हैं, तो ये तो आपको पता है, लेकिन क्रम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी सीक्वेंस वाले प्रश्न आते हैं कि क्रम से उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर से कौन सा सही विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, इसका कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से देखें। क्रम क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़े तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, और इस डायरेक्शन में बढ़ो तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे लंबी जल सीमा किस राज्य की है, तो बहुत सिंपल है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर फैक्ट्स आपको याद नहीं है, लंबाई कितनी है, अंक में अगर ये याद नहीं रहता है, तो बहुत आसान है, आप मैप को देखिए। मैप को आप सिर्फ ध्यान से देखेंगे ना, तो आप स्वतः बताएंगे कौन सा राज्य किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, इसके पश्चात कौन और इसके पश्चात कौन है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, कभी अगर ऐसे प्रश्न आए तो आपके दिमाग में बस वो मैप क्लियर होना चाहिए, राज्यों की अवस्थिति और उसका जो विस्तार है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद है। ध्यान रखिए, 1214.7 किलोमीटर लंबी तटरेखा गुजरात की है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किसकी है, राज्य और यूनियन टेरिटरी अगर दोनों के नाम हो, तो ध्यान रहे ये सेक्शन पे आप ध्यान दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीपों का क्षेत्र है पूरा, तो इनका तो पूरा का पूरा तटीय इलाके ही है, तो इनकी जो कुल लंबाई है ना, वो 1962 किलोमीटर है। अगर इस दृष्टिकोण से देखो तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार की हो जाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना कि प्रश्न में पूछे क्या जा रहा है। अगर राज्य है तो राज्य में आएगा गुजरात, अगर राज्य का उल्लेख नहीं है, बस कौन है, अगर उसमें ये भी है तो ये पहले स्थान पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, मैं फैक्ट्स भी लिखूंगा, पहले आप समझ लें इन चीज़ों को। ये दो डायरेक्शन, ये भारत के पूर्वी तट पर और ये भारत के पश्चिमी तट पर। ठीक है, अगर प्रश्न में देखिए, प्रश्न किसी भी प्रारूप में पूछे जा सकते हैं, आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए ना कि भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से सर्वाधिक लंबी तटरेखा किसकी है, तो यहाँ पर 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर मौजूद हैं। आप ध्यान रखें, सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेश की मैंने अब तक चर्चा की है, 2 और अभी रेस्ट यानी बचे हुए हैं जिसकी चर्चा अभी होनी है। आप यहाँ पे ध्यान दें, पहले मैंने प्रश्न जो किया उस पर ध्यान देना। तो 4 राज्य और एक यहाँ पर 1 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर यहाँ पर पूछा जाए भारत के पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो पूर्वी तट पर जैसे ही बात आती है ना और राज्य का उल्लेख ना हो तो भी यहीं पर आंसर होगा, अंडमान निकोबार। ठीक है, इसके पश्चात अगर राज्यों के बारे में पूछा जाए कि पूर्वी तट पर सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तब यहां पर आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। राज्यों में गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश राज्य की ही है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो सबसे छोटी गोवा की है, वो मात्र 107 किलोमीटर लंबी है। ठीक है ना, अब यहां पर ध्यान देना, मैंने कहा था कि तट रेखा पर 9 राज्य मौजूद हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 राज्य के अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेशों में से मैंने एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताया है। 2 और केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है यहां पर, ध्यान से देखिए, 2 बिंदु मैंने यहां पे डाला है। ठीक है ना, एक गुजरात का जो दक्षिणी सेक्शन है उसका तटवर्ती इलाके बिल्कुल यहां पर दमन है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है मैं यहां लिख रहा हूं, ये दीव है, दमन और दीव। ठीक है, अब यहां से आप आगे बढ़ें और इस ओर आए तो यहां पर तमिलनाडु के सेक्शन में पुदुचेरी, जो पहले पांडिचेरी कहलाता था, पुदुचेरी। ठीक है, तो पुदुचेरी चूंकि मुख्यालय है, यहां पर ध्यान से आप सुनिएगा, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो पहले फ्रेंच कॉलोनी थी। एक पूरा सेशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी होगा, मैं पहले आपको ये बता दूं यहां पर आने से पहले, जिसमें मैं संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताऊंगा कि वो कब केंद्र शासित प्रदेश बना,
उसके पीछे की जो कहानी है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और वो कहाँ अवस्थित है ये भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बता दूं कि पुद्दुचेरी पहले एक फ्रेंच कॉलोनी थी, बाद में भारत में जब उसे शामिल किया गया तो जहाँ जहाँ वो फ्रेंच कॉलोनीज थी, आप ध्यान देना, पुद्दुचेरी के 4 सेक्शन हैं, ठीक है ना, 4 सेक्शन है। पुद्दुचेरी खुद जो कि एक मुख्यालय है, इसके अलावा कड़ाइकल, यनम और माहे, ये 4 सेक्शन है। तो वो कहाँ पर है आप बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये पुद्दुचेरी का इलाका है। पुद्दुचेरी से साउथ यहाँ पर तमिलनाडु में कड़ाइकल, ठीक है। ये तमिलनाडु में 2 सेक्शन पुद्दुचेरी के, खुद एक पुद्दुचेरी जो मुख्यालय है, दूसरा कराईकल यहाँ पर है। आप यहाँ पर देखें केरल के नॉर्दर्न पार्ट के बिल्कुल तटीय सेक्शन में यहाँ पर है माहे, जो पुद्दुचेरी का ही पार्ट है, और यहाँ पर है यनम, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के अपर सेक्शन में यहाँ पर मौजूद है। ध्यान देना कि पुद्दुचेरी के जो इलाके हैं ना, वो तमिलनाडु में 2 हैं, पुद्दुचेरी और कराईकल। यनम आंध्र प्रदेश में है और माहे केरल में है। यानी पुद्दुचेरी 3 राज्यों में मौजूद हैं, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में। अब ध्यान देना, इसका क्षेत्र इस तरफ भी है, पश्चिमी डायरेक्शन में भी है। तो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर मौजूद है। ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी का इलाका ये भी है। इसलिए अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के वैसे या भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी अर्थात दोनों तटों पर मौजूद है, तो वो है पुद्दुचेरी, ठीक है। तो टोटल 4 केंद्र शासित प्रदेश हुए। फिर से मैं बता दूं कौन कौन सा। दमन और दीव, दूसरा लक्षद्वीप, ये किधर है, ये हमारे पश्चिमी तटीय सेक्शन में मौजूद हैं। फिर पुद्दुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये पूर्वी तटीय सेक्शन में मौजूद हैं। पुद्दुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ मौजूद है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो जो फैक्ट्स आए हैं एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे बड़ा तटीय इलाका राज्यों में वो गुजरात का, सबसे छोटा तटीय इलाका राज्यों में वो गोवा का, ठीक है। अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए तो सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी तटरेखा तो वो दमन और दीव का ही है, और ये मात्र 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है। इसे आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, अब इसी को हम लोग ब्रेक करें, तोड़ कर देखें। भारत के पश्चिमी तट पर 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन, लक्षद्वीप और दमन और दीव मौजूद हैं। पूर्वी सेक्शन पर 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके एक भूभाग पश्चिमी तट पर मौजूद है। अब मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं, शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर के दिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने तो हमने कहा था कि भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। तो आप ध्यान रखिए, दमन और दीव के पास में ही सूरत के निकट गुजरात में दादरा और नागर हवेली एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है जो गुजरात के साउथ में है, सूरत के पास में ही है। तो दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली, ये दोनों पुर्तगीज या पुर्तगालियों के नियंत्रण में पहले था, गोवा, दमन और दीव। तो भारत सरकार ने इस वर्ष यह निर्णय लिया और 26 जनवरी, जी हाँ जो मैं तारीख बता रहा हूँ, 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली को एक ही प्रशासनिक क्षेत्र में, एक ही प्रशासनिक दायरे में ले आया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इसलिए जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों काफ़ी पास पास थे, छोटे इलाके थे, अब वो दोनों एक हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो 9 की संख्या थी वो घटकर 8 हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बताता चलूँ, अब तक जो बातें आपने यहाँ पर समझी और देखी, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, वो क्लियर है।
कुल तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर, जो हमारे मुख्य स्थलीय खंड के तटरेखा की भी लंबाई है, और समुद्र में जो केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है उनकी तटरेखा, जो द्वीपीय सेक्शन है उसकी भी तटरेखा की लंबाई इसमें इंक्लूड है। अब सिर्फ मुख्य स्थल खंड, तो मुख्य स्थल हमारा यहाँ से कच्छ से लेकर वेस्ट बंगाल तक है, ये हमारा मुख्य स्थल खंड है, तो इसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का कुल सीमा, तो इससे और इससे दोनों को जोड़ेंगे तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर, टोटल सीमा, कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर निकल कर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर जो फैक्ट्स है उस पे आपने ध्यान दिया होगा। अब जरा सा तटीय रेखा पर जो राज्य मौजूद हैं और उन तट रेखाओं को क्या कहा जाता है, मैंने शुरू में कहा था कि कुछ कन्फ्यूज़न, कुछ बातें हैं विशेष रूप से इस सेक्शन को लेकर, उस पर मैं आज क्लियर करूँगा। ठीक है, पहले देखें बारी बारी से तट रेखाओं के नामों को हम लोग ध्यान से देखते हैं। गुजरात की ये जो तट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसे मैं इस तरह से आपको बताना चाह रहा हूँ। कच्छ का इलाका, सौराष्ट्र का इलाका और गुजरात का दक्षिणी सेक्शन तक का इलाका, इस तटीय सेक्शन को गुजरात अथवा काठियावाड़ की तटरेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। लिखता मैं चलता हूँ, ठीक है, गुजरात अथवा काठियावाड़। तटरेखा इसे कहा जाता है। गुजरात की सीमा जहां समाप्त होती है, यानी जहां से महाराष्ट्र की सीमा आरंभ होती है, महाराष्ट्र का पूरा सेक्शन और गोवा तक का सेक्शन अगर मैं इसमें शामिल कर लूं, जिसमें महाराष्ट्र MH लिख दे रहा हूं और गोवा, ये दो सेक्शन, यहां से यहां तक का जो इलाका है ये हमारा है, ये नंबर 1 मैं इसे डाल दे रहा हूं, ये नंबर 2, ये वाला जो सेक्शन है ये कहलाता है कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट, जिसमें कौन कौन से, महाराष्ट्र और गोवा, ये दोनों शामिल हैं। अब यहां से ध्यान देना, इस सेक्शन से लेकर इस सेक्शन तक ये कर्नाटक का सेक्शन है, यहां पर हम इसे नाम दे रहे कन्नरा तट। ये थर्ड सेक्शन हुआ कन्नरा तट। इसके पश्चात केरल का जो तटीय इलाका है ये नंबर 4, ये पूरा का पूरा इलाका ये कहलाता है मालाबार तट। तो पश्चिमी डायरेक्शन में आप ध्यान रखें कि गुजरात का जो तटीय इलाका है वो गुजरात तट या काठियावाड़ तट के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र और गोवा का जो समुद्र तटीय इलाका है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात कर्नाटक का जो सेक्शन यहाँ पर मौजूद है, तटीय इलाके हैं, उसे कन्नरा तट कहा जाता है, और फिर केरल का जो तटीय सेक्शन है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखिए, ये जो बाउंड्री लाइन है ना, यहाँ पर कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी तमिलनाडु के सेक्शन में है। तो यहाँ से हम लोग देखें, तमिलनाडु का सेक्शन जहाँ तक मौजूद है, यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूँ तो इस तरफ मैं बढ़ता हूँ आगे, नंबर 5, ये है कोरोमंडल तट। ये जो लंबाई है ना, ये कोरोमंडल तट, नाम आपने सुना होगा, कोरोमंडल तट। ठीक है, अब यहां से मैं आगे बढ़ूं तो आंध्र प्रदेश का जो तटीय सेक्शन है, अब यहां से यहां तक में बहुत सारा कंफ्यूजन है और उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझें। यहां से जो वेस्ट बंगाल से जो तटीय सीमा आरंभ होती है, आरंभ में वेस्ट बंगाल से लेकर उड़ीसा का जो तटीय सेक्शन मौजूद था, इसे सरकार तट के नाम से जाना जाता था। जो उत्तर के सेक्शन में मौजूद थे, यानी पश्चिम बंगाल और थोड़ा सा ओडिशा का इलाका, उसका जो तटीय इलाके थे ना, ये उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता था, और उसका जो दक्षिणी सेक्शन था, जो उड़ीसा और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश से टच हो रहा था, वो दक्षिणी सरकार तट के नाम से जाना जाता था। यानी उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी सरकार तट। लेकिन अब जो उड़ीसा का तटीय इलाका है, वहां पर अब उत्कल तट, जो कि मालूम है ना ओडिशा का ही प्राचीन नाम उत्कल भी है, तो अब उसे उत्कल तट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आंध्र प्रदेश के बारे में आप ध्यान से समझें।
कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने बताया भी है कि महानदी के मुहाने से कृष्णा नदी के मुहाने तक ये जो भौगोलिक विभाजन जो किया है, यहाँ पर महानदी का अगर ये मुहाना मान लूँ और यहाँ पर कृष्णा नदी का, तो बीच में गोदावरी भी है, तो यहाँ से यहाँ तक के सेक्शन को कहीं कहीं उत्तरी सरकार तट नाम दे दिया गया है। इस कंफ्यूजन को आप दूर करें। यहाँ पर जो तट, ये आंध्रा तट, गोलकुंडा तट, काकीनाडा तट के नाम से ये सेक्शन जाना जाता है। आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखिए। यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो छठा सेक्शन मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ आंध्रा तट, इसी का जो नाम है गोलकुंडा तट, ठीक है, इसी का नाम है काकीनाडा तट, ये तीन नाम याद रखें जो आंध्र प्रदेश के तटीय सेक्शन का, आंध्रा तट, गोलकुंडा तट या काकीनाडा तट, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग उत्तर की ओर बढ़े तो यहां पर ध्यान रखिए, ये जो 7th पोजीशन है ये उत्कल तट, जो ओडिशा का तटीय इलाका है। और अब वेस्ट बंगाल का जो तटीय सेक्शन है इसे उत्तरी सरकार, चूंकि मैंने पहले बताया था कि सरकार तट कहा जाता था जिसमें ओडिशा का भी इलाका शामिल था, ठीक है, तो इसलिए आम बोलचाल में अब सरकार तट या उत्तरी सरकार तट, ठीक है, ये इस सेक्शन को कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है और बहुत सारे लोग अलग अलग बातों को कहते हैं। अब पर आप नाम को ध्यान में रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पश्चिमी तट पर गुजरात अथवा काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नारा तट, मालाबार तट। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, कोरोमंडल तट, आंध्रा तट, गोलकुंडा तट अथवा काकीनाडा तट, यहाँ पर उत्कल तट और सरकार तट या उत्तरी सरकार तट, ये तटों के नाम हैं। गाइस आज मैं यहाँ पर इसे रोक रहा हूँ। इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा पॉज करके जब आप वीडियो देख रहे होगे ना, अगर आप नोट्स बनाना चाहो, मैं इसलिए नहीं लिखा कि आप ध्यान रखना, लिखने की आदत डालो, तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा ना कि आप जब लिखोगे ना तो आप उस पर अच्छी तरह से पकड़ बना सकोगे, वो चीज़ें आपको अच्छी तरह याद रहेंगी। बाकी चीज़ें तो आपने समझ ली, थोड़ा सा अंकीय चीज़ें हैं जो आप भूल सकते हैं, उसे आप लिखें, ठीक है गाइस। आज का जो सेशन था ये पूरी तरह हमारे स्थलीय और जलीय सीमा से रिलेटेड था। अभी बहुत सारी बातें बची हुई हैं, खासकर स्थलीय सीमा के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान रखें, अब जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में जो पैटर्न है, वो जियो पॉलिटिकल क्वेश्चन अधिक होते हैं। जियो पॉलिटिकल, जी हाँ, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल्स यानी पॉलिटिक्स जहाँ पर मौजूद हो, भूगोल और राजनीति जहाँ पर मौजूद हो, तो दोनों को कंबाइंड कर ये शब्द निकला है जियो पॉलिटिकल, यानी भौगोलिक क्षेत्र भी हो और वहाँ से संबंधित जो राजनीति, वैसे प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं। तो हमें समसामयिक प्रश्नों पर भी ध्यान देते हुए चलना है। तो इसलिए जो अगला सेशन होगा हमारा, वो इन सेक्शन पर, आज का जो सेशन हुआ उसमें हमने लंबाई, किसी भी देश के साथ भारत की कितनी, इस पर चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल डिटेल्स में किस देश के साथ हमारी कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सीमा से संबंधित जो इतिहास है, सीमा से संबंधित जो विवाद हैं, वो हमारा जियो पॉलिटिकल इशूज़ भी हैं, जोग्राफिकल भी हैं और पॉलिटिकल भी है। उन मुद्दों पे चर्चा होगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो समसामयिक विषयों से भी जुड़ी हुई होंगी। आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियोज़ को पूरी तरह देखा करें, तभी वो आपको बेनिफिट होगा। और मेरा ये भी आपसे आग्रह है कि जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा जैसे कोई नया वीडियोज़ आए, क्योंकि ये वीडियो आपको थोड़ा विलम्ब से मिल रहा है। अब से मेरा प्रयास होगा मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर मैं आपको नया वीडियोज़ जारी कर दूँ, आप उसे देखें, समझें और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएँ। ओके, थैंक यू।